Hey everyone, how are you? Hope you are doing good. So, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लें. सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखा था, फिर मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी हमने देखी थी. फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फेज 2 वाज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. उसके बाद देखा था हमने ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें पहला पॉइंट था साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. फिर देखा था हमने मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन. देन वी हैड सीन जेंडर रेशियो इन द लास्ट लेक्चर. आज उसी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हमें क्लासिफाई करना है पॉपुलेशन को. दैट इज पॉपुलेशन के टुकड़े करने हैं बेस्ड ऑन एज, दैट इज उम्र. ओके, सो आपके दिमाग में एज वाइज पॉपुलेशन सुन के क्या स्ट्राइक हुआ? यस, दैट पॉपुलेशन शुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन एज ग्रुप. और उस हिसाब से बेसिकली 3 एज ग्रुप तैयार होते हैं, और हमारी इंडियन सोसाइटी में भी इन 3 एज ग्रुप में ही खेला जाता है. या तो आपको बच्चे बोला जाता है, या तो जवान बोला जाता है, या तो बुजुर्ग बोला जाता है. यहां पे भी कुछ ऐसा ही है. 0 to 14 years चिल्ड्रन, 15 to 64 years यंग पॉपुलेशन. यंग तो नहीं बोल सकते, इसीलिए उसको क्या बोला? एक्टिव लेबर सप्लाई बोला, क्योंकि 45-50 ईयर्स के अंकल यंग नहीं होते, लेकिन काम करने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? एक्टिव लेबर सप्लाई कहा गया. और 64 के ऊपर कोई चला जाए तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? ओल्ड एज ग्रुप में शामिल करेंगे, दैट इज बुजुर्गों में शामिल करेंगे. ठीक है, सो पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन एज इनटू 3 पार्ट्स. 0 to 14 चिल्ड्रन, 15 to 64 एक्टिव लेबर सप्लाई, 65 years and above ओल्ड एज्ड पीपल. सो ये क्लासिफिकेशन क्यों, इससे क्या होगा, उसका एक फील लेने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे. Population age structure has important social and economic implications and can drive national policy agendas. The size of the working age population relative to the size of the non-working age population is a key factor influencing economic growth. Dependency ratios are one way to measure how age structure can influence the demand on the working age population to provide for dependent populations. Dependency ratios can be broken out into 2 components: child dependency and old age dependency. A child dependency ratio is the number of persons ages 0 to 14 divided by the number of persons ages 15 to 64 multiplied by 100. An old age dependency ratio is the number of persons ages 65 and over divided by the number of persons ages 15 to 64 multiplied by 100. For example, a child dependency ratio of 45 means there are 45 children for every 100 working age adults. By monitoring these ratios over time, we can get a sense of the policy needs a country may have as their population age structure changes. We have classified countries into 5 age structure categories based on the combination of their child and old age dependency ratios. High child dependency, moderate child dependency, double dependency, high old age dependency, and low overall dependency. तो क्या देखा तुमने? डिपेंडेंसी रेशियो ढूंढने के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत काम में आता है. व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी रेशियो? कि कितने नॉन प्रोडक्टिव लोग प्रोडक्टिव लोगों पे बर्डन है या उन पे डिपेंडेंट है. अपने आप को ही देख लो, आप अपने पेरेंट्स पे क्या हो? डिपेंडेंट हो, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग फॉर द फैमिली. सो एज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन से हमें मालूम पड़ेगा कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या है. अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है तो इट इज अ बिग सिचुएशन फॉर अ नेशन टू वरी.
बिकॉज हमने देखा क्लासिफिकेशन वॉज इनटू 5 टाइप्स। पहला क्या था? हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। दूसरा क्या था? मॉडरेट चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। तीसरा क्या था? ड्यूअल डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही डिपेंडेंट है। चौथा लो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो और पांचवा था लो ओवरऑल डिपेंडेंसी रेशियो। Based on these dependency ratios, the government of any nation takes an appropriate action which will be suitable to bring them out of this situation. Okay? चलिए देखते हैं. It refers to the classification of population in different age groups. This helps in understanding aspects like working and non-working age groups. जिनके पास काम है वो तो ये बोलेंगे ही ना, I have lot of work to do. और नॉन वर्किंग एज ग्रुप को क्या करना है? देखो एक ही चीज करनी है, all you have to do is not work and that is what you people are exactly doing. ठीक है, following the law because you are a part of which population? non productive population, burden population, धरती पे बोझ. ठीक है, बुरा मत फील करना, लेकिन एक समय आएगा जब आप लोग भी एक्टिव लेबर सप्लाई का हिस्सा होंगे, ट्रस्ट मी. ओके, चलिए आगे देखते हैं. सो सच क्लासिफिकेशन इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स विच इज नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि बच्चे कुछ कमा के नहीं लाने वाले, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप, और भगवान से हमें काम नहीं कराना चाहिए. देन so see how these kids are enjoying life, है ना. Second, active labor supply 15 to 64 years. Now this is the productive population जो काम पे जाता है, मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सो जाता है, टाइम टू टाइम खाना खाता है, ओवर टाइम करता है, महीने के बिगिनिंग में अच्छा खासा पैसा घर लेके आता है, अपने सारे परिवार के मेंबर्स के लिए ढेर सारे तोहफे लाता है. इतना सब करने के बाद भी बीवी की गालियां खाता है, उसको हम क्या बुलाएंगे? एक्टिव लेबर सप्लाई. अपना सारा कंट्री एक्टिव लेबर सप्लाई पे डिपेंडेंट है. सो इफ यू आर वर्किंग एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 years, you are earning money, you are very much a part of this active labor supply. Okay, चलिए फिर ओल्ड एज 65 years and above. ये जब जवान थे उन्होंने बहुत काम कर लिया, तो अब ये क्या है? रिटायर्ड हैं, उन्हें और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, और शायद ये पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी ना हो. ऐसे ओल्ड एज लोग भी होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जॉब किया, बिजनेस किया, कोई प्रोफेशन में एंटर हुए और इतनी सारी सेविंग्स इकट्ठा कर ली कि अब उन सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट में डाल के जो इंटरेस्ट आता है या जो पेंशन आता है या उनका जो ग्रेचुइटी मिलता है उनको, उससे ही उनका घर चलता है. बट अल्टीमेटली दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इसीलिए इनको भी हम क्या बुलाएंगे? नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही बुलाएंगे. ओके, नाउ ये चेक करने का हमको कि कितने चिल्ड्रन डिपेंडेंट है ऑन द एक्टिव लेबर सप्लाई और कितने ओल्ड एज लोग डिपेंडेंट है ऑन एक्टिव लेबर सप्लाई, उससे हमें क्या मिलेगा? डिपेंडेंसी रेशियो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, उसका एक टेबल आएगा. एज ग्रुप्स, साल कौन से हैं? देखो 2005, 2010, 2011 एंड 2014. 5, 10, 11, 14. बोलो 5, 10, 11, 14. वापस बोलो 5, 10, 11 एंड 14. ओके, अब एज ग्रुप्स तो 3 है, हम जानते हैं, 0 to 14, 15 to 64, 65 years and above. नाउ हमें मालूम है कि किसी भी परसेंटेज को अगर आप तोड़ते हैं तो जितने भी टुकड़े हैं उनका समेशन करोगे तो वापस क्या आएगा? 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज का टोटल बेटा हमेशा कितना आता है? 100 ही आता है. सो टोटल इज गिवन टू यू 100, 100, 100 एंड 100. क्लियर? नाउ इस 100 के हमें 3 टुकड़े करने हैं, बच्चे, एक्टिव लेबर सप्लाई और बुजुर्ग. ओके,
सो सबसे पहले हम जाएंगे बच्चों पे। बच्चे क्या करते हैं? टाई टाई। क्या करते हैं? टाई 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 टी टी 33 मतलब 33। ओके, इस डेटा को हमने राउंड ऑफ किया है क्योंकि सारे डेटा पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो इस डेटा को हम राउंड ऑफ करेंगे तो चलेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें डेसिमल टू डेसिमल लर्न करना पड़े। इट्स जस्ट अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन एज पर द एज। अब शुरुआत कहां से हुई? टाई टाई 33 के बाद 2 डिजिट कम कर देने के, क्योंकि इसके अलावा कितने ग्रुप बाकी हैं? 2। सो 2 को माइनस करेंगे 33 में से तो कितना आएगा? 31। और फिर 1 माइनस करेंगे, मतलब 31 माइनस 1 30 एंड 30 माइनस 1 29। ओके, तो अब याद रहेगा। बच्चे 0 to 14 ईयर्स क्या कर रहे थे? टाई टाई मतलब 33। फिर पहली बार हमने उसको कितने से माइनस किया? 2 से, क्योंकि बच्चों के अलावा कितने एज ग्रुप हैं? 2। सो 33 माइनस 2 31। फिर तो क्या एक ही माइनस करना है, 31 से 30 एंड 30 से 29। ओके, अब आ जाते हैं हम बुजुर्गों पे, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ओनली शुड बी अवर टारगेट। उस पर अपना ध्यान होना चाहिए क्योंकि यही लोग देश की समस्या है। ओके, अब 65 ईयर्स एंड अबाव, मतलब उसमें 66 वाला भी आ गया, 76 वाले भी आ गए, 86 वाला भी आ गया, 100 प्लस वाले भी आ गए। इन सभी बुजुर्गों का बहुत जल्द मीटिंग किसके साथ होने वाला है? भगवान के साथ। अब पता है भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं? पंच तत्वों से वो बना होता है। ये पंच तत्व कौन से हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। समझे? सो भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ की मात्रा मतलब अग्नि और न मतलब नीर। क्लियर? भ ग व आ न, भगवान। ये लोग बहुत जल्द भगवान से मिलने वाले हैं। और भगवान मतलब कितने तत्वों के होते हैं? पंच तत्वों से ही भगवान बनते हैं, या इन पंच तत्वों में भगवान शामिल है। ठीक है? सो पंच तत्व मतलब कितना? 5। सो 65 एंड अबाउ 5 5 5 5। सभी में 5 5 5 ही है। ओके, सभी में 5 5 5 5 ही है। सो नाउ इजी टू गेट द एक्टिव लेबर सप्लाई। अभी एक्टिव लेबर सप्लाई के लिए आपको खाली क्या करना है? 100 में से इन दोनों को माइनस करना है। लेट अस चेक। 100 माइनस 33 एंड 5। सो 33 प्लस 5 होगा 38 होगा। 100 माइनस 38 62 आएगा। फिर 100 माइनस 36 64 आएगा। फिर 100 माइनस 35 65 आएगा। और 100 माइनस 34 66 आएगा। ओके, सो ये ऐसा टेबल है जो आपको राउंड ऑफ करके लर्न कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंपल क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड दैट इज ऑल्सो एज वाइज क्लासिफिकेशन। तो कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर थोड़े बहुत डेसिमल यहां वहां हुए तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं एनालिसिस इसका। अब आपको ये टेबल देख के क्या फीलिंग आ रही है? बच्चों का जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो रहा है, 33 31 30 29। सो कह सकते हैं कि देयर इज lesser percentage of population in the age group of 0 to 14 years and that indicates decrease in birth rate। बर्थ रेट में कमी है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? हैं? अच्छी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमने देखा था बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट हैज गॉन डाउन। सो आने वाले फटाफट आ रहे थे और जाने वाले जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो उस केस में जब आने वाले को भी हम कम लेवल पे लेके जाएं तो ये अपने लिए अच्छा है ना। बर्थ रेट शुड गो डाउन, देन ओनली वी विल मूव फ्रॉम फेज 2 टू फेज 3 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। ठीक है? हाँ, मानता हूं बच्चे क्यूट होते हैं, आपको पसंद है,
काफी लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम बच्चे पे बच्चा लाते ही जाए. अंडरस्टूड? वी हैव टू कंट्रोल. ओके, कंट्रोल उदय, कंट्रोल. सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ वर्किंग पॉपुलेशन. ऑफिस जाने वाला वर्ग ज्यादा है, फैक्ट्री में काम करने वाला वर्ग ज्यादा है, नौकरी करने वाला वर्ग ज्यादा है, सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा है. सो दोज पीपल हु आर ऑक्यूपाइड इन सम और द अदर ऑक्यूपेशन आर मोर. तो बोलो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? देखो, इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये लोग धरती पे बोझ नहीं है. मैं आपको टोंट नहीं मार रहा हूं, समझा रहा हूं कि भविष्य में जब आप इस एक्टिव लेबर सप्लाई में आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो लोग नौरे हैं और 0 to 14 में हैं या 18 तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने आप को काबिल बनाएंगे एक दिन. तो ये जो एज ग्रुप है 0 to 14 वाला, वो भी कभी 15 to 64 में आएगा. और जो ऑलरेडी 15 to 64 में है और काम अभी नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि काम कभी नहीं करेंगे. सो इवन दैट इज अ गुड साइन दैट एक्टिव लेबर सप्लाई इज ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड. क्योंकि बच्चे कम हुए, अब वही बच्चे जो पहले बहुत ज्यादा थे, वो अब किसका हिस्सा बने? एक्टिव लेबर सप्लाई का हिस्सा बने. तो सीधी सी बात है, वो यही बात बताता है कि अभी तक जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, अभी तक जो बर्थ रेट इतना ज्यादा था, बच्चे ज्यादा थे, अब वही सारे बच्चे कहां पे आएंगे? एक्टिव लेबर सप्लाई में आ रहे हैं. और यही एक अच्छी साइन है आज की तारीख में. अब एक क्वेश्चन आएगा आपको, सर ये अच्छी साइन इसीलिए है क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए थे, तो हम आज इंडिया को एक यंग कंट्री बोल सकते हैं, एक्टिव कंट्री बोल सकते हैं. तो आपको नहीं लगता कि हमें भी ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? तो ये एक्टिव लेबर सप्लाई भविष्य में और बढ़ाएगा. हमें और एक्टिव लेबर सप्लाई की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है. जरूरत से ज्यादा लोग ऑलरेडी इंडिया में पैदा हो चुके हैं. अभी तो बेसिकली हमें यह सोचना चाहिए कि धरती पे बोझ, भारत माता पे बोझ कम कैसे हो. थोड़ा बहुत काम कोरोना कर रहा है, थोड़ा बहुत हमें करना है, नॉट बाय किलिंग पीपल, बाय रिप्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, अंडरस्टूड? सो ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को अब भी पॉज करो, फोन उठाओ और आपका डाउट मुझे व्हाट्सएप करो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि तू कहां का, तू शहर का मैं गांव का, या उल्टा तू गांव का मैं शहर का, है ना? शहर की लड़की, गाने भी बन गए इस पे कि शहर की लड़की गांव की लड़की से अच्छी होती है. और ये मत भूलो, गांव की गोरी, इस पे भी गाना बना हुआ है. गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे. सो शहर के लोगों को गांव का क्रेज होता है और गांव के लोगों को शहर का क्रेज होता है. Anyways, these are two different mentalities, two different psychologies. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना रूरल एरिया में रहता है और कितना अर्बन एरिया में रहता है. सर ये क्लासिफिकेशन करके हम क्या उखाड़ लेंगे? बेटा जानना जरूरी है. क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन दैट इज हैपनिंग इन ऑल द कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग वेरी फास्ट. गांव छोड़ छोड़ के लोग शहर में आके बस जाते हैं, कोशिश करते हैं बसने की, जिस कारण से शहर में भीड़ भड़का बढ़ जाता है. तो शहर भी फिर उनको झेलोफाई नहीं कर सकते, उनकी भी एक लिमिट आएगी. और ये सारी चीज जब होगी तो एक समस्या खड़ी होगी, लोग अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करेंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. सो वापस इसका एक प्रॉपर एनालिसिस होना जरूरी है कि अगर रूरल पॉपुलेशन कम हो रहा है तो वो क्यों कम हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है,
क्या लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं कि शहर ही धीरे धीरे फैल रहा है और वो गांव को शहर में कन्वर्ट कर रहा है? सो ऑल दीज एनालिसिस कैन बी डन वंस यू हैव द डेटा, क्योंकि हमारी आंखें खुलती कब हैं? जब हमारे सामने नंबर्स आए तब। आंखों के नंबर नहीं, रूरल अर्बन पॉपुलेशन के नंबर्स, डेटा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं। रूरल अर्बन पॉपुलेशन is influenced by various factors like extent of employment। कहने का क्या मतलब है? गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। तो पब्लिक गांव छोड़ के सिटी में क्यों आती है? क्योंकि उन्हें वहां रोजगार मिलता है। सी हाउ हैप्पी दिस पर्सन इज, आई गॉट द जॉब। भले ही वो गांव का होगा, लेकिन शहर में नौकरी मिलेगी, वो तब भी खुश होगा। भले ही उसको अपना घर छोड़ना पड़े, अपने रिलेटिव्स छोड़ने पड़े, अपने फ्रेंड सर्कल में से बाहर निकलना पड़े, लेकिन वो ये सारा काम करेगा बिकॉज एम्प्लॉयमेंट उसको कहां पे मिला? शहर में मिला, तो वो आके शहर में ही काम करेगा। नो डाउट वो गांव को बहुत मिस करेगा, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट अलग और शहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लोग तय करते हैं कि वो कहां रहेंगे, इन द रूरल और द अर्बन। ठीक है। फिर एजुकेशन, कई लोगों को अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ता है और शहर में आना पड़ता है फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है। सो इवन एजुकेशन विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एंड द अर्बन एरियाज। चलो नेक्स्ट इज हेल्थ। सो हेल्थ में आप देख रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस, जिम्नेशियम, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब ज्यादातर कहां पे होता है? सिटीज में होता है, क्योंकि वहां पर उनका काम कौन सा होता है बेटा? दिमाग से होने वाला काम होता है। सो दे डोंट यूज देयर बॉडी टू परफॉर्म डेली टास्क, इसीलिए अलग से उसको काम देने के लिए लोग जिम जाते हैं, सुबह साइकिलिंग करते हैं, सुबह वॉक पे निकलते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी उनको स्पेसिफिकली एक जगह जाके करनी पड़ती है। अब वही चीज गांव में आप देखो तो उनका डेली रूटीन ही इतने सारे फिजिकल टास्क को इन्वॉल्व करता है कि उन्हें अलग से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हें गांव भेजा जाता है कि हिल स्टेशन जाओ, किसी नेचुरल जगह पे जाके रहो, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। और जो गांव में रहते हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी आदतों के कारण सपोज, तो उन्हें कहाँ भेजते हैं? टाटा हॉस्पिटल में जाओ, बड़ी वाली कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, जहां पे तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। सो मूवमेंट इज देयर फ्रॉम रूरल टू अर्बन और अर्बन टू रूरल बेस्ड ऑन दिस फैक्टर ऑल्सो, दैट इज हेल्थ। ओके। उसके बाद सोशल लाइफ। अब जिसको बहुत फास्ट सोशल लाइफ चाहिए कि मुझे लोगों से मिलना है, मुझे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, मुझे नेटवर्किंग करना है, तो वो सारी चीज कहां पॉसिबल होगी? शहरों में पॉसिबल होगी। लेकिन अगर पीसफुल लाइफ जीनी है, आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने तो हैं, लेकिन रिश्तेदारों में उनके साथ आराम वाला समय बिताना है, तो आप कहां पे रहोगे? रूरल एरिया में रहोगे। सो इवन दिस इज वन फैक्टर विच विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको चाहिए तो ऑनेस्टली बताओ, शहर में मिलेगी कि गांव में? आप नहीं बता पाओगे, और ये आप जो बताओगे वो सही होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि गुड लाइफ फॉर यू मे बी अ फास्ट लाइफ, मे बी मोर एजुकेशन, मे बी मोर इनकम, मे बी मोर एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुजुर्गों से पूछो या मिडिल एज लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? अपने परिवारजनों के साथ 2 पल बिताना। और वो कहाँ मिलेगा? गांव की लाइफ में मिलेगा, क्योंकि वहां लाइफ बहुत स्लो होती है। सो आर वी हैविंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ और नॉट? दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। क्वालिटी में डिफर फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, टाइम टू टाइम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिसाइड द एरिया वेयर यू विल रिसाइड। ओके। उसके बाद इकोनॉमिक रिटर्न्स। मुझे ज्यादा पैसा कहां कमाने को मिलेगा? क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो देखो आप पहाड़ चढ़ रहे हैं,
पैसा को धक्का मार रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक उम्र आने के बाद पैसा ही आपको धक्का मारेगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। सो बोलते हैं ना कि जब भी आप यंग हो, पैसे कमाने की आपकी उम्र है, पैसा कमा लो, धूम मचा दो, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद उसके पीछे भागना छोड़ दो। स्टार्टिंग में आप पैसों के पीछे भाग रहे थे, फिर एक लेवल पे पहुंचे, अपने आप को उतना काबिल बनाया कि अब पैसा आपके पीछे भाग रहा है। ओके, सो वो चीजें भी मायने रखती हैं इन डिसाइडिंग कि कौन सा एरिया मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स देगा। क्या वो अर्बन एरिया प्रोवाइड करेगा या रूरल एरिया? अब जनरली एक ऑब्जर्वेशन है या एक कंक्लूजन है, बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया प्रोवाइड्स अस एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ऐसा इंडिया में बराबर है। इफ वी टॉक अबाउट अब्रॉड, तो वहां रूरल एरिया में भी देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अ ट्रक ड्राइवर, अ फार्मर is earning like anything, even better than those people who are working in multinational corporations. तो वो डेवलप नेशन है, इसीलिए वहां पर ऐसे ऑड जॉब्स के भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ऐसा हर कंट्री में एनालिसिस एक ही डायरेक्शन में हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। समथिंग दैट इज करेक्ट फॉर इंडिया may not be correct for Australia, USA or UK, and something that runs over there successfully may not be running successfully here in India. So it changes. Okay, so हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे इकोनॉमिक रिटर्न्स कैसे हैं, कहाँ ज्यादा हैं, तो हम अपनी जिंदगी वहां गुजर बसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। अब आपका जैसा काम वैसा आपका दाम, जो हमने ऊपर इकोनॉमिक रिटर्न्स में देख लिया। लेकिन काम कैसे करोगे, काम का निर्णय कैसे लोगे? जो काम करने में हमें मजा आए, हम वही काम को उठाएंगे। अब कई लोग होते हैं जिनको गाना गाने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो गाना अगर गांव में गाया, बेटा पैसा नहीं मिलेगा, वहां सेटलमेंट ना हो पाएगा। और वही गाना तुमने शहर में आके गाया, तो क्या मालूम तुम रॉकस्टार बन जाओ, करोड़ों में खेलना शुरू कर दो। हाँ, इकोनॉमिक रिटर्न्स है, लेकिन इकोनॉमिक रिटर्न्स कैसे आए? थ्रू योर ऑक्यूपेशन। क्योंकि आप जिस ऑक्यूपेशन में हो, उस ऑक्यूपेशन का भी आपके एरिया में स्कोप होना चाहिए। सो ऑक्यूपेशन अलग अलग लोगों के अलग अलग होंगे, और हर ऑक्यूपेशन को सिमिलर रिटर्न्स मिले हर जगह पे जरूरी नहीं है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे भी होंगे जो शहर में चलेंगे, और कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होंगे जो रूरल एरिया में ही चलेंगे। अब कोई फार्मर है तो उसको तो जख मार के बेटा रूरल एरिया में रहना पड़ेगा। कोई मान लो डॉक्टर है तो उसके पास दो ऑप्शन है, रूरल, अर्बन, क्योंकि दोनों जगह पर मेडिकल सर्विसेज आर मस्ट। इफ यू आर अ पायलट, तो आपको जख मार के ऐसे इलाके में जाना पड़ेगा जहां पर एयरपोर्ट हो, और एयरपोर्ट ज्यादातर कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, गांव में नहीं होते। वायबिलिटी नहीं बैठेगी। अंडरस्टूड? So occupation will also decide that which area you are going to reside, whether it is rural or urban. Okay? अब इन सभी का एक फील लेने के लिए कि रूरल एरिया क्या, अर्बन एरिया क्या, वहां पर क्या होता है, उसका एक फील लेने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। सिटी, फुल ऑन ट्रैफिक, लोग यहां वहां, वर्सेस कंट्री। अब्रॉड में सिटी मतलब अर्बन एरिया और कंट्री मतलब रूरल एरिया। सिटी हैज मेनी मॉडर्न फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। कंट्री डज नॉट ऑफर मेनी मॉडर्न फैसिलिटीज। ना वहां मल्टीप्लेक्स होते हैं, ना हॉस्पिटल, ना 5 स्टार होटल्स। सिटी इज क्राउडेड एंड बिजी। Country is calm and quiet, neat and clean also. City life has many public transport, और countryside गांव ही इतना छोटा होता है, काहे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिटी हैज बिग मॉल्स फॉर शॉपिंग, जबरदस्त मॉल्स हैं, लेकिन उसके साथ लॉट ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो।
कंट्री हैज फ्रेश एंड क्लीन एयर, क्योंकि पेड़ पौधे, ट्रीज which are the best friend of human beings are available there in surplus. City has better education. You feel isolated in the city. अकेला अकेला महसूस होता है कभी कभी, जबकि कंट्री में लाइफ बहुत स्लो होती है. सिटी में क्राइम भी बहुत ज्यादा होता है, बिग क्राइम रेट्स. बैंक को लूट लिया, रेप हो गया, फलाना हुआ, ढिमका हुआ. यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स एवरी डे इन द सिटी. आज क्या करूं ऐसा होगा. द सेम थिंग हैपन्स एवरी डे इन द कंट्री. मतलब कंट्री में एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते आपके पास. चलिए फिर आगे देखते हैं. रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया का टेबल. अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इस टेबल को बकायदा लर्न करेंगे. इसकी टेक्निक स्टोरी के साथ हम लिख लेंगे. ओके, चलिए ईयर कौन सा है. 1901, 1951, 1981 एंड 2011. रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन और उन दोनों का समेशन मतलब एडिशन क्या मिलेगा, टोटल पॉपुलेशन मिलेगा. रूरल प्लस अर्बन इज इक्वल टू टोटल. चलिए रूरल एरिया में किसी ने बोला 21 दो. क्या बोला, 21 दो. 21 दो 21 मतलब 21.2. ओके, 21 दो मतलब 21.2. 21 एंड 2. ओके, अर्बन से है ना, कोई चिल्लाया ओ माचीस 26. ओ माचीस 26. ठीक है, अंडरस्टूड. सो अर्बन एरिया से कोई चिल्लाया क्या, ओ माचीस 26. ओके, सो इन शॉर्ट 26 मतलब 26. अब ऐसा तो होगा नहीं कि रूरल एरिया में 21.2 करोड़ और अर्बन एरिया में 26 करोड़, क्योंकि अर्बन एरिया में रिलेटिवली लोग कम होते हैं. अब आप क्वेश्चन करोगे सर अर्बन एरिया में भीड़ भड़का ज्यादा होता है तो वहां पे तो लोग ज्यादा ही होंगे ना. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो अर्बन एरिया में ज्यादा होते हैं. छोटे इलाके में बहुत ज्यादा लोग होते हैं. लेकिन आप अगर पूरे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कौन सा एरिया ज्यादा है, रूरल की अर्बन. शहर बहुत लिमिटेड हैं, उनका एक दायरा होता है. एक शहर से दूसरे शहर जब आप ट्रैवल करते हो हाईवे पे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो वो 100-200 किलोमीटर तक सब जगह क्या है, गांव ही गांव है. ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर फील्ड्स, ऑन द राइट साइड देयर आर फील्ड्स एंड देयर आर सो मेनी विलेजेस. ओवरऑल अगर इंडिया में देखने जाएं तो देयर आर 7 लाख विलेजेस and there are how many railway stations, approximately 6,000 रेलवे स्टेशन ओनली. और इसीलिए हर पर्टिकुलर जगह दूसरी जगह से कनेक्टेड हो उसके लिए हमें रोडवेज की जरूरत पड़ती है. सो ऐसा मत सोचना कि अर्बन में भीड़ ज्यादा तो वहां पे लोग भी ज्यादा. अर्बन एरिया है ही कितने, 70% ऑफ द टोटल एरिया इज विलेजेस, रूरल एरिया. सो ज्यादा ओवरऑल लोग कहां देखने को मिलेंगे, रूरल में. सो 26 मतलब 26, लेकिन 26 करोड़ तो होगा नहीं, तो क्या होगा 2.6. ओके, 26 में बीच में क्या ला देने का, डेसिमल. क्लियर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रूरल एरिया में किसी ने वापस बोला दो ना. क्या बोला, दो. आप दो ना. क्या दो, किस दो. ठीक है, तो अब लड़की बोली, लड़की को बोला किस दो, तो लड़की बोली नहीं नहीं नहीं. ओके, लेकिन 2 बार. सो 2 नहीं नहीं, 2 नहीं नहीं, 2 नो नो मतलब 29.9. ओके, 299 तो होगा नहीं क्योंकि उतना तो टोटल पॉपुलेशन नहीं है भाई इंडिया का. सो 29.9 करोड़. ओके, उसके बाद अर्बन ये सुन के उल्टा हो गया. अर्बन वाले को लगा रूरल वाले कितने आगे निकल गए, दो ना. और लड़की भी बोल रही है नहीं नहीं, समझती है इस बात को. सो अर्बन क्या हो गया, उल्टा हो गया.
अच्छा उल्टा हो गया क्या मतलब, ऊपर क्या था 2.6, तो सोचो 2.6 का उल्टा क्या होगा, यस स्पाइडरमैन नहीं 6.2, 26 का उल्टा 6.2, ओके। उसके बाद रूरल में किसी का 4 बार 5.2, क्या हुआ 4 बार 5.2, ओके। सो 4 5.2, 5.2 मतलब 5.2 5.2 52, ओके। कितनी बार 4 बार, 4 टाइम्स द फन, 4 टाइम्स फाड़म फाड़, सो 4 बार 5.2 52.4, 5.2 कितनी बार 4 बार 52.4। उसके बाद अर्बन में बंदर को पूछा ये फाड़ने वाला काम भाई तुमने किया है, ये तूने किया, तो बंदर क्या बोला, नो, समझे, तो बोलो बंदर, अंडरलाइन क्या किया है बंदर, और नो मतलब बंदर, बंदर बंदर, और नो मतलब नो, 15.9, ओके। सो अर्बन में है ये, इसीलिए आगे क्या लिखा है हमने अर्बन, क्योंकि अर्बन एरिया में 15.9 है, ओके। उसके बाद तेरी हंसी में दोष है, तेरी हंसी में दोष है, ओके। अब यहीं तक पहले पढ़ेंगे, तेरी हंसी में दोष, दोष भी पूरा अंडरलाइन नहीं है, खाली DO 2 है, तेरी हंसी, बोलो तेरी हंसी, तेरी हंसी, तेरी हंसी, तेरी हंसी, तेरियासी, तेरियासी, तेरियासी मतलब 83 पॉइंट, दोष का खाली 2 मतलब 02, 83.02, 20 नहीं, 20 होता तो क्या हो जाता 20, ओके। ये क्या है 02 है, सो 83.02 crores इज द रूरल पॉपुलेशन इन 2011। उसको देखकर हो गई उल्टी, ठीक गंदा, सो उसको देखकर क्या हो गई उल्टी, उल्टी उल्टा बराबर, सो 83 का क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा बराबर, और उल्टी कैसे करते हैं, ओ मतलब 0, सो 38.0, ओके। याद हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो रूरल अर्बन एंड टोटल पॉपुलेशन। रूरल अर्बन देखा, रूरल एरिया में किसी ने बोला 21 दो 21.2 अर्बन से कुछ चिल्लाया ओ माचिस 24, ओ माचिस 24 मतलब 26 तो होगा नहीं मतलब 2.6। फिर रूरल एरिया में किसी ने वापस बोला 2 ना, तब लड़की ने बोला नहीं नहीं, सो 29.9। फिर अर्बन ये देख के उल्टा हो गया, सो 26 का 6.2। फिर रूरल में किसी का 4 बार 5.2 कितनी बार 4 बार 52.4। उसके बाद अर्बन में बंदर को पूछा ये तूने किया, तो बंदर क्या बोला नो, सो बंदर 15.9, ओके। उसके बाद तेरी हंसी में दोष है, तेरी हंसी में दोष है, तेरी हंसी तेरी हंसी दोष का 2 02, ओके। सो 83.02 उसको देखकर हो गई उल्टी, उल्टी 83 का 38, क्लियर। और उल्टी कैसे होती है, ओ मतलब 38 के बाद क्या 0, क्लियर। अब आप सोचेंगे सर रूरल अर्बन तो है, ठीक है, टोटल का क्या, इजी है रूरल प्लस अर्बन करने का, तो हमें मालूम है रूरल प्लस अर्बन इज इक्वल टू टोटल, सो 21.2 प्लस 2.6 इज इक्वल टू 23.8। चलो फिर आगे 29.9 प्लस 6.2 तो 36.1, फिर 52.4 प्लस 15.9 तो 68.3, 83.02 प्लस 38.0 तो 121.02, क्लियर। सो रूरल अर्बन का ही डेटा लर्न करना है, उन दोनों का एडिशन आपको क्या देगा, टोटल पॉपुलेशन दे देगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आएगा अब एनालिसिस। सो पॉइंट नंबर 1, with the rise in urban population administration will prove to be a failure in providing basic services like electricity, transportation, water, etc. ठीक है, अब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
तो उसमें हमें इतने सारे लोगों का समावेश करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी और बहुत फटाफट डेवलप करनी पड़ेगी, जो हर गवर्नमेंट कर पाए जरूरी नहीं है। सो बेसिक फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, वाटर एक्सेट्रा, इसकी कमी हो सकती है अगर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ते ही चला गया तो, क्योंकि सिटीज का एरिया बहुत छोटा और उसके सामने लोग काफी ज्यादा। सो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सो इन दैट केस देयर कैन अराइज scarcity of these facilities. Okay, उसके बाद due to improper waste management, pollution arises, social evils will occur in the form of crimes, theft, loot etc. हमने उस वीडियो में देखा, more crime, more theft, more loot. Got it? क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा है नहीं, तो शहर में आके जो उन्होंने सोचा था वो अचीव ही नहीं कर पाए कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी, तो फिर उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता चला गया। अब ऐसी एक कहानी है मुंबई सिटी की, जहां पर बहुत सारे लोग नजदीकी गांव को छोड़ के मुंबई शहर में आते हैं। एक ऐसा ही बंदा था जो मुंबई आया था एंड ही वॉज वेरी मच इन सर्च ऑफ अ जॉब उसको मिल नहीं रहा था, तो भाई साहब डाइवर्ट हो गए और अलग अलग लड़कियों को प्रपोज करने लगे। एक के बाद एक रिजेक्शन आता गया। ये हद तक दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ गया कि न मुझे नौकरी मिली न छोकरी। एक दिन ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया पे वो बैठा हुआ था, वहां एक पानीपुरी वाला था जहां पे दो लड़कियां पानीपुरी खा रही थी और जोर जोर से बात करके, हंस के, खिलखिला के एक दूसरे से बतिया रही थी, उस माहौल को एंजॉय कर रही थी। अब इस लड़के को लड़कियों पे इतनी हटी थी और सामने वाली लड़कियां हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं लाइफ, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने छुरी निकाली और सीधा उन लड़कियों को स्टैब कर दिया। एक लड़की बेचारी ऑन द स्पॉट मर गई और दूसरी को हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में वहां से वो रिकवर हो गई। अब कमाल की बात यह है कि ये जो लड़का था वो उन दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं था। इनफैक्ट आज शाम को ही उसने पहली बार इन दोनों लड़कियों को देखा था। उस शाम की मैं बात कर रहा हूं जब ये लड़कियों का मर्डर हुआ। सोचो कितना दिमागी फ्रस्ट्रेशन होगा उस लड़के का। क्राइम बढ़ा, बराबर। क्यों बढ़ रहा है ये क्राइम? बिकॉज देयर आर नो प्रॉपर employment opportunities created by the government in the urban areas। और नौरे बैठे हुए लोग क्या करेंगे? गलत काम करने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। हमने ये इंग्लिश में सेइंग देखा है, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ठीक है, पता नहीं ये वर्कशॉप उसने कैसे एक्टिवेट कर लिया और ऑन द स्पॉट इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज पनिश्ड बाय द लॉ, पर उस लड़की की क्या गलती थी जो वहां खाली पानीपुरी खाने आई थी? और आप में से भी कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पानीपुरी खाती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब पानीपुरी खाने जाओ ना, चुपचाप खाना, ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में बात करके, हंस के, खिलखिला के मत रहना। रिस्क है, ठीक है? अब ये मत बोलना रिस्क है तो इश्क है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज सीन इन rural sectors and urban areas, create large scale employment leading to migration of rural people to urban people। अब एक बात बताओ, जितने भी लोग रूरल एरिया में हैं, क्या वो वहां का काम करके खुश हैं? आंसर इज नो, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। और दूसरी तरफ अर्बन एरिया जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बना रही है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बना रही है, उन्हें लेबरर्स की जरूरत होती है। और वो लेबरर्स कहां पड़े हुए हैं? रूरल एरिया में। सो उनको एक लालच झांकता है कि मैं अपना गांव छोड़ के शहर में जाके अच्छा काम करूंगा, वहां पे मुझे रोजगार मिलेगा। और पहले लोगों को ऐसा रोजगार मिलता भी था, क्योंकि माइग्रेशन हैड जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो फिर ना आपकी सोसाइटी से कोई अगर अब्रॉड जाके सेटल हुआ और सक्सेसफुल है, तो आपको भी अब्रॉड जाने की इच्छा होगी। वैसे ही रूरल एरिया में
कुछ लोग निकले, उन्होंने हिम्मत करी कि हम शहर जाके अपना नाम करेंगे, और वहां पे उन्होंने नाम किया, पैसा बनाया। तो अब गांव में वो गांव का लड़का जो शहर में बसा, उसका एग्जाम्पल दिया जाने लगा, और फिर जो दूसरे बच्चे थे उस गांव के, उन्हें मोटिवेशन मिला कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा करते करते वो लोग शिफ्ट होते गए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट आनी चाहिए ना, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। ओके, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखी स्टार्टिंग में, लेकिन अब उसका सैचुरेशन आ चुका है। अब हमें माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा, इसीलिए कुछ कड़वे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब ये डिसीजन सारे तुम कब लोगे? जब तुम इस डेटा को पढ़ोगे, उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, चलो फिर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब वहां पे बैठा हुआ जमींदार तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि तुमने अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है, या उसकी जमीन पे ही तुम एक लैंडलेस लेबरर हो, तो वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। दूसरी तरफ शहर तुमको बुला रहा है, अच्छा काम देने का लालच जगा रहा है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस लालच को इग्नोर कर पाएंगे। सो दे विल डेफिनेटली लीव द विलेजेस एंड कम टू द सिटीज। फिर देखो लिखा है, एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स इन बिजनेस इन रूरल एरियाज। आपने किसी से उधार लिया ना गांव में, मतलब वो आप पे कंट्रोल करेगा, आपके बिजनेस पे कंट्रोल करेगा। एंड नोबडी वांट्स टू गिव कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, कंट्रोल ऑफ देयर बिजनेस टू एनीबडी एल्स। सो दे विल लीव द विलेजेस एंड शिफ्ट परमानेंटली टू द सिटीज। ये भी एक रीजन था। उसके बाद मॉडर्न फिजिकल फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हाउसिंग, communication, cultural and entertainment activities in urban area also pulls more people from the villages. जो शहर की जिंदगी है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। बड़ौदा का कोई लड़का मुंबई जाएगा ना भाई, वहां का बस के रह जाएगा, क्योंकि मुंबई में इतना हसीन क्राउड देख के ही वो बावला हो जाएगा। अब मुझे यहां से कहीं नहीं जाना, वो ऐसा बोलेगा। अब सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने वाली है, तो अब वहां का बोलबाला बढ़ेगा। ठीक है, एनीवेज वो तो क्या होता है अपने को थोड़ी मालूम है। सो जहां पर ये सारी फैसिलिटीज होंगी, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, पैसा खर्चने वाले लोग होंगे, वहां पर लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड वंस दीज पीपल आर अट्रैक्टेड, ओके, दे विल रिसाइड ओवर देयर ओनली। इस कारण से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ओके, उसका जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई डाउट? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।